आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर में हमें वर्क एनर्जी एंड पावर ये तीनों टर्म्स समझने हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम वर्क पे डिस्कस करते हैं कि हम वर्क किसको कहते हैं। अपनी डेली लाइफ में वर्क हम इसको कहते हैं कि जो भी हम अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं कि हमने ये काम किया, किसी बर्तन को उठाकर हमने इधर रख दिया या हमने झाड़ू लगा दी, तो इसको हम वर्क कहते हैं। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में ये वर्क नहीं होता। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क उसे कहा जाता है जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ। जैसे मैंने एक बॉडी उठाई, ये मैंने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से मैंने इसमें डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया। तो जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तब हम कहेंगे वर्क इज डन। फिजिक्स में सही या साइंस में तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ। तो वर्क के लिए टू थिंग्स जरूरी है, नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों हो गए तो वर्क माना जाएगा, अदरवाइज वर्क नहीं माना जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्क की डेफिनेशन। अच्छा, कल मैंने आपको ये डेफिनेशन ये बताई थी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें इस सेंटेंस को हम थोड़ा और सही करते हैं। हम ना ये वर्ड यूज नहीं करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ये एक बॉडी है, यहां पर हमने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि बॉडी हमारी यहां पर आ गई, इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इसमें। तो फोर्स हमने किस डायरेक्शन में लगाया, इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर देखने को मिलता है हमें, इधर। तब हम कहते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या वर्क अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकता? ये केसेस भी तो हो सकता है कि हमने फोर्स इधर लगाया है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। तो क्या अब ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है? तो जो कल हम डेफिनेशन यूज कर रहे थे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये करेक्ट नहीं बनेगा। फिर इसको ना फिर हम थोड़ा सुधारते हैं। हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे, ये वाली डेफिनेशन, व्हेन फोर्स कहेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ फोर्स। वो फोर्स की लाइन में होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, या इसका उल्टा कर दो, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वर्ड यूज कर लो। जैसे यहां पर हमने एक बॉडी है और इस बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और फोर्स वर्क इधर कर रहा है, दोनों अपोजिट हो गए, बट है तो एक ही लाइन में। अगर ये एक ही लाइन में है तो वर्क होगा। और कल मैं क्या बता रहा था आपको, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, है ना। ये डेफिनेशन भी यूज करते हैं किताबों के अंदर, हालांकि, लेकिन करेक्ट डेफिनेशन हमारी ये हो जाएगी, इन द लाइन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए हमारे, तब हम कहेंगे वर्क हुआ। तो और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में नहीं आया समझ में नहीं आ गया? अब वर्क इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फॉर्मूला, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एक क्वांटिटी और आती है यहाँ पर cos थीटा। अब ये थीटा, cos थीटा क्या है, यहाँ पर cos थीटा त्रिकोणमिति का एक फंक्शन है और थीटा यहाँ पर एंगल रहेगा। एंगल किसके बीच का रहेगा, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे, जैसे इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी इधर नहीं जाती बल्कि इधर की तरफ जाती है। तो इधर अगर ये बॉडी जाती है तो इसका मतलब ये है कि इधर भी कुछ ना कुछ फोर्स है। तो इस पार्ट, ये जो फोर्स है, मान लीजिए 100 न्यूटन से, ये 100 न्यूटन फोर्स है, तो 100 न्यूटन में से हो सकता है कि 70 न्यूटन फोर्स इधर वर्क कर रहा हो और 70 फोर्स की वजह से ये बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है और बाकी 30 कहां गया? तो 30 हो सकता है 30 ऊपर चला जाएगा। अब ये 30 क्या कर रहा है, 30 उस बॉडी को बैलेंस कर रहा है, इधर उधर गिरने नहीं दे रहा है। इधर भी तो गिर सकती है, ऐसे लुढ़क उड़क सकती है। जैसे हम चलते हैं तो हम बैलेंस होकर के चलते हैं, ऐसे कोई ना चलते शराबी की तरह, है। तो हमें बैलेंस होने के लिए भी फोर्स चाहिए।
तो बैलेंस होने के लिए हमें फोर्स चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में और उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो हमें बैलेंस कर लेता है ग्रेविटी का फोर्स, तो हमें वो ऐसे ऐसे गिरने नहीं देता। तो ये फोर्स जो है बॉडी को बैलेंस करने में यूज हो जाता है और बाकी जो 70 न्यूटन फोर्स है वो बॉडी को आगे की तरफ मूव कराने में यूज हो जाता है। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल जो भी बनेगा 30 एंगल 40 एंगल जितना भी होगा 35-45 डिग्री वो एंगल यहाँ पे रखा जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि मिनिमम वर्क कब होगा और मैक्सिमम वर्क कब होगा। cos थीटा की वैल्यू हमारी 0 से लेकर के 180 तक जाती है, 180 डिग्री तक। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1 और एक होता है 90 और 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 30 की वैल्यू, हालांकि 9th क्लास में इन्हीं 3 पे क्वेश्चन किए जाते हैं, फालतू पे तो नहीं किए जाते। तो जब हम 0 पुट करेंगे, थीटा के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो तब आपका मैक्सिमम वर्क होगा। कब होगा ये मैक्सिमम वर्क? जब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। 0 पे 1 मिलेगा ना आपको, भाई 0 डिग्री पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, कोई 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम वर्क कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। अब मिनिमम वर्क की बात करते हैं। मिनिमम वर्क कब होगा? वर्क मिनिमम बताइए कब होगा? तो मिनिमम वर्क जब होगा जब ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। और 0 कौन बनाएगा इसको? cos थीटा। कौन सा थीटा? जहां पर वैल्यू 0 मिलती है। कहां वैल्यू 0 मिलती है? 90 पे। जैसे हम थीटा इक्वल टू 90 इसमें पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा और आपको ये 0 मिलेगा। ये हो गया मिनिमम वर्क। अब आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि when work maximum, तो आंसर इज when force and displacement both are in the same direction, and when is minimum? When force and displacement both are perpendicular to each other। जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी पर हमने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये 9 इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, कितने एंगल आए 90 डिग्री, तो 90 पे आपका 0 होता है। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव वर्क इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव। ये कब होगा? ये तब होगा जब थीटा की वैल्यू आपकी 180 होगी, क्योंकि 180 पे हमें -1 मिलता है। थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे तो ये -1 मिलेगा और माइनस वो बाहर निकल कर क्या आ जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये कहाँ है? थीटा इज इक्वल टू 90 और ये थीटा इज इक्वल टू 180। इट इज क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब इस पे हम एक आधा न्यूमेरिकल कर देते हैं। न्यूमेरिकल कर देते हैं, मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको। तो लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, उससे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क की यूनिट क्या है और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बट सम क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर चले जाइए, मोरबी आ जाएगा या बेगमपुर आ जाएगा। तो आप 5 किलोमीटर चले गए, अब 5 किलोमीटर आप इधर चले गए, आ जाएगा बेगमपुर, इधर नहीं आएगा ना। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाइए। तो जब आप डिस्टेंस बताते हो किसी को तो उसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे तो वो भटक जाएगा और कभी भी अपने एग्जैक्ट एड्रेस पर वो नहीं पहुंचेगा।
तो सम क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है और सम क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हमारा ऐसे ही काम चल जाता है। जैसे कि हमने जाकर के परचून की दुकान पे बोल दिया हमें 5 kg शुगर दे दीजिए, तो वो आपसे ये कोई ना पूछेगा कि ईस्ट डायरेक्शन की चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन की चाहिए, वो तो आपको 5 kg तोल करके दे देगा, तो हमारा वहां पे विदाउट डायरेक्शन भी काम चल जाएगा। तो ऐसे ही वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसको हम याद रखेंगे। सेकंड, इसकी यूनिट, क्योंकि हर चीज की हम यूनिट बनाते हैं, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर भी तो है, मिलीमीटर भी है, बट वो छोटे यूनिट है। सेम ऐसे ही इसका यूनिट बन जाएगा जूल। यूनिट बना है इसका, जो यूनिट एनर्जी का होता है ना वो यूनिट होता है इसका जूल। जूल इज अ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? अर्ग। और आप जानते हैं कि 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं? 1 अर्ग में 10⁷ जूल होते हैं। और भी बहुत सारी इसकी यूनिट बन सकती है, फॉर्मूले से बना सकते हैं हम। देखो इधर फॉर्मूले से क्या यूनिट बनेगी इसकी? फॉर्मूला ये रहा हमारा फॉर्मूला, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। बोलो न्यूटन। इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो न्यूटन मीटर भी यूनिट होता है इसका, तो 3 यूनिट हो गए इसके, जूल एसआई यूनिट, अर्ग सीजीएस यूनिट एंड न्यूटन मीटर इज आल्सो ए यूनिट। एसआई यूनिट बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये एसआई है, न्यूटन भी एसआई है, मीटर भी एसआई है, तो ये भी एसआई यूनिट हो गए। तो 3 यूनिट होते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी यूनिट होती है, कैलोरी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो हम आगे जा करके पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम इतना ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। और अब उसके बाद डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। 1 जूल की डेफिनेशन बना सकते हैं कोई? 1 जूल की डेफिनेशन देखो कैसे बनाएंगे हम 1 जूल की डेफिनेशन। 1 जूल की डेफिनेशन बच्चों फॉर्मूले से बनाएंगे, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है, F इक्वल टू कितना है? F इंटू S, तो वर्क इक्वल टू Fs। इसको हमें 1 करना है, तो 1 कब होगा? जब फोर्स की वैल्यू भी 1 पुट कर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 1 पुट कर लेंगे। तो इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड S इज इक्वल टू 1 मीटर, देन W इज इक्वल टू 1, और W का यूनिट क्या है? जूल। ये बन गई इसकी डेफिनेशन, बन गई ना डेफिनेशन। तो 1 जूल कितना होता है? When 1 Newton force is applied on a body and there is a displacement of 1 meter, then work done will be equal to the 1 joule. This is the definition of 1 joule. ये समझ में नहीं आई? इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि 1 जूल हमको किसके कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर क्या है, आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 मीटर, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनी कि 1 मीटर, दिस लेंथ इज 1 मीटर। मैंने कहा 1 kg, आपके माइंड में तुरंत पिक्चर सी बनी कि इतना इतना वजन होता है, जो आप 1 kg का बाट देखते हो वो 1 kg है। तो ऐसे ही जैसे मैंने 1 जूल बोला, तो आपके माइंड में एक पिक्चर चलनी चाहिए कि 1 जूल, अच्छा इतनी क्वांटिटी होती है 1 जूल। जैसे मैंने 1 किलो चीनी बोली, आप समझ गए 1 किलो चीनी कितनी बनेगी। ऐसे ही 1 जूल को कहने से तुम्हारे समझ में आना जाना चाहिए कि 1 जूल होता क्या है। तो 1 जूल को देखें क्या है, हमने एक किलो 1 जूल की डेफिनेशन बनाने के लिए हमने 1 किलो का कोई सामान लिया। उस 1 किलो के सामान को आप 10 सेंटीमीटर ऊपर तक चला दो, ऐसे 10 सेंटीमीटर। कितना चलाना है? 10 सेंटीमीटर। 1 kg सामान को आप 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दीजिए। ये जो आपने वर्क किया, जितना भी आपने मेहनत की, दिस इज द 1 जूल। ये 1 जूल की डेफिनेशन है। समझ गए 1 जूल क्या होता है? एक 1 kg की बॉडी लो, उसको 10 सेंटीमीटर चला दो ऊपर की तरफ, ये कितने क्वांटिटी हो गई? 1 जूल। तो इतना 1 जूल होता है, आपको समझ में आ गया। ऐसे मैंने 1 न्यूटन बताया था एक बार, है ना? कैसे बताया था 1 न्यूटन? जब फोर्स भी एक और मास भी नहीं। 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन कितना होता है?
and 1 joule, ये 1 joule होता है हमारा। तो 1 joule की डेफिनेशन बनाओ, चलो बोलो। When the force and displacement is 1 When the force and the displacement is unit, is unit of 1, यूनिट का मतलब 1 ही होता है, 1 बोलने की जरूरत नहीं है। then the work done is 1 joule. Work done is equal to the 1 joule. This is the definition of 1. दूसरी लैंग्वेज में बना दो। When 1 Newton force is applied on a body and there is a displacement of 1 meter, then work will be equal to the 1 joule. 1 joule. This is known as 1 joule. Clear है?